हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। मैं रोजप्रीत कौर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा रही हूँ, जो कि आपके सीनेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पर हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताते हैं जो कि आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं और आ सकते हैं, जो कि आपका 21 मई को होने वाला है आपका सीनेट एंट्रेंस का एग्जाम। तो हमारी तरफ से आप सभी को विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं इसमें आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में बता रही हूँ, जिसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो ऑलरेडी मैं इसके 3 पार्ट्स पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको पार्ट 4 जो है वो बताने जा रही हूँ, मतलब कि चौथे पार्ट में आपको कुछ और क्वेश्चंस जो है वो बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो एमएसएन के सब्जेक्ट से आ सकते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे इस चैनल में सिर्फ एमएसएन ही नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की क्लासेस भी ली जाती हैं, जो कि आपके ये सब्जेक्ट्स भी आपको पूछे जाते हैं सीनेट के एग्जाम में। तो आप वो भी हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज लो काउंट ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड। बोल रहे हैं कि अगर जो ब्लड सेल है, अगर उनका जो हमारे आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गई, प्लेटलेट्स हो गए, अगर ये तीनों के तीनों ही क्या हो रहे हैं कि हमारे ब्लड से कम हो रहे हैं, तो उसको हम कौन सा टर्म से रेफर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस है बच्चों, दैट इज पेंसिटोपिनिया है हमारा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हमारा लिम्फोसाइटोपिनिया, तीसरा ऑप्शन है हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड चौथा ऑप्शन है हमारा न्यूट्रोपिनिया। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन चारों को क्या क्या हम बोल सकते हैं। तो पहला हमारा न्यूट्रोपिनिया। तो बच्चों, न्यूट्रोपिनिया में हमारा डिक्रीज्ड लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रोफिल्स का जो लेवल होता है बच्चों वो डिक्रीज होता है, जो कि हमारा डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। क्या हो रहा है कि न्यूट्रोफिल्स तो होते हैं वो यहाँ पर उनका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, जो कि हमारा किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है। फिर आता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पे, तो ये होता है हमारा लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का लेवल जो होता है वो यहाँ पर कम हो जाता है। फिर हमारा लिम्फोसाइटोपिनिया, तो यहाँ पर हमारा लो लेवल ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स जो ब्लड में होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो कि ये भी हमारा डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है। तो अब बचता है हमारे पास पेंसिटोपिनिया। तो बच्चों, पेंसिटोपिनिया में क्या है कि यहाँ पर हमारा आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, ये जो तीनों होते हैं इनसे क्या होता है, हमारा ब्लड बनता है। जब इन्हीं का कंटेंट कम हो जाएगा तब हम उसको बोलेंगे लो काउंट ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड पेंसिटोपिनिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों पेंसिटोपिनिया। सो पेंसिटोपिनिया refers to a reduction in all 3 blood cells types, that is RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो बोल रहे हैं कि पेंसिटोपिनिया को हम तब बोलते हैं जब यहाँ पर हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं तीनों टाइप के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तब। फिर है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको जो हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है उसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या है। तो क्या आपको सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाता है, या फिर जलने की वजह से, बर्न की वजह से आपको यहाँ पर हाइपोवॉलेमिक शॉक हो रहा है, हेमोरेज की वजह से, ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से आपको हाइपोवॉलेमिक शॉक हो रहा है, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर इन तीनों की वजह से, सीवियर डिहाइड्रेशन प्लस बर्न प्लस हेमोरेज, इन तीनों की वजह से आपको क्या बोल रहे हैं कि हाइपोवॉलेमिक शॉक हो रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है बच्चों यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, इन तीनों की वजह से हमें हाइपोवॉलेमिक शॉक जो है वो हो सकता है। सो डी, ऑल ऑफ दीज। These all conditions reduce blood volume. ये तीनों ही conditions, severe dehydration, burn and hemorrhage, ये तीनों ही conditions क्या करेंगी कि आपके blood volume को reduce कर देंगे, leading to decreased cardiac output and inadequate tissue perfusion. अब जब आपका blood volume reduce हो जाएगा तो वहीं पर आपका cardiac output decrease हो जाएगा और जो tissue perfusion है वो भी inadequate हो जाएगा और you can suffer from हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑल ऑफ दीज। सो सीवियर डिहाइड्रेशन, बर्न एंड हेमोरेज इज द कॉज ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों,
मिस नीता इज शेड्यूल्ड फॉर न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी। क्या बोल रहे हैं कि मिस नीता जो है शेड्यूल्ड फॉर, उनका मतलब क्या है कि न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी है दिस प्रोसीजर, उनको शेड्यूल किया गया, उनको बताया गया कि आपको न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी करवानी है। दिस प्रोसीजर इज डन इन द एक्सरे डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ एन इंजेक्शन। ये जो प्रोसीजर है वो आपकी एक्सरे डिपार्टमेंट में होना है। तो यहाँ पर कौन सा इंजेक्शन कंसिस्ट होगा, कहां पर, तो डायरेक्ट इनटू द वेंट्रिकल्स। क्या डायरेक्ट एयर आपकी पहुंचाई जाएगी कहां पर, इंजेक्शन के थ्रू वेंट्रिकल्स पे, या फिर एयर इनटू द लंबार सब एरेक्नॉइड स्पेस, या फिर जो एयर है वो आपके लंबार सब एरेक्नॉइड स्पेस में दी जाएगी, या फिर एक डाई इनटू द डाई इज इंजेक्टेड इनटू द लंबार सब एरेक्नॉइड स्पेस, या फिर जो डाई है उसको इंजेक्ट करेंगे हम कहां पर, सब एरेक्नॉइड स्पेस में, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थ्रू इंट्रावीनस रूट, या फिर इंट्रावीनस रूट के थ्रू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एडमिनिस्टर करेंगे, तब हम जो है पेशेंट का न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी करेंगे। तो मिस नीता को न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी के लिए हम क्या करेंगे, उनके लंबार सब एरेक्नॉइड स्पेस में एयर जो है वो डालेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि मिस नीता के लिए हम क्या बोलेंगे कि उनको इंसेफेलोग्राफी करनी है, तो सबसे पहले हम जो एयर है वो इंजेक्ट करेंगे कहां पर, लंबार सब एरेक्नॉइड स्पेस में। This procedure involves introducing air or gas into the subarachnoid space, typically via lumbar puncture to visualize brain structure on X-ray. तो बोल रहे हैं यहाँ पर किस प्रोसीजर में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं गैस को या फिर एयर को कहां पर, सब एरेक्नॉइड स्पेस में, टिपिकली थ्रू किसके द्वारा, लंबार पंक्चर के द्वारा, ताकि हम विजुलाइज कर सके हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को एक्सरे के थ्रू, और न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी जो है वो मिस नीता का परफॉर्म कर सके। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। सो मिस नीता is scheduled for pneumoencephalography. This procedure is done in the X-ray department, consists of an injection of air into the lumbar subarachnoid space. Question number 4 बच्चों हमारा, ओरल कैंसर मोस्ट कॉमनली अफेक्ट ऑफ। हमारा जो ओरल कैंसर है वो मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट कर रहा है, टंग को अफेक्ट कर रहा है, गम्स को अफेक्ट कर रहा है, लोअर लिप को, या बकल म्यूकोसा को। तो इन चारों में से हमारा जो ओरल कैंसर है वो टंग को अफेक्ट कर रहा है। The most common site for oral cancer, particularly squamous cell carcinoma, is tongue. तो यहाँ पर जो टंग है वो बहुत ही कॉमन साइट है ओरल कैंसर की, पर्टिकुलरली इसमें स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा जो है वो अकर होता है। सो हमारा बच्चों करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टंग। ओरल कैंसर मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द टंग। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है द सोल्यूशन यूज्ड फॉर बेरियम सलाव इज। कौन सा सोल्यूशन जो है वो बेरियम सलाव के प्रोसीजर के टाइम पर यूज करते हैं। सो क्या बेरियम सल्फेट यूज करते हैं, बेरियम नाइट्रेट, या फिर बेरियम ब्रोमाइड, या फिर बेरियम ऑक्साइड। तो इन चारों में से जो है वो हम बेरियम सल्फेट सोल्यूशन का यूज करते हैं फॉर बेरियम सलाव। सो बेरियम सल्फेट क्या करता है, इट हेल्प्स टू विजुलाइज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑन एक्सरे, एडिंग इन डायग्नोसिस ऑफ वेरियस कंडीशन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो बेरियम सल्फेट है वो क्या करता है कि हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है उसको विजुलाइज करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सरे। इससे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो वेरियस कंडीशंस हैं उनको हम आइडेंटिफाई और डायग्नोस कर सकेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बेरियम सलाव। सो द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर बेरियम सलाव इज दैट वाज बेरियम सल्फेट। A patient with a cardiac history is taking the diuretic furosemide, जिसको हम बोलते हैं, and is seen in the emergency for muscle weakness. Which laboratory value do you assess first? जब मैं पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि ये क्वेश्चंस कौन ही पूछता है इतना डिटेल में। हमारी मैम बहुत अच्छे से बता दी थी कि इस सोल्यूशन के लिए, इस एक्सरे के लिए हम ये डाई यूज करते हैं, या फिर इसके लिए हम ये सोल्यूशन यूज करते थे। हम लोग सोचते थे कि इतना डीप कौन ही पूछता है एग्जाम में, तो बस ये कि सुपरफिशियली हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अब पता लगता है कि बहुत डिटेल में स्टडी करने से हमारा फायदा होता है, तभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर पाते हैं। और जो टीचर हमें कुछ भी बताता है वो कभी भी फिजूल नहीं बताता है, तो हर चीज को हमें बहुत ही डिटेल में पढ़नी चाहिए।
सो यहाँ पर हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो पेशेंट है जिसकी कार्डियक हिस्ट्री हमने ली है, जिसने क्या किया है कि डायरोटिक्स लिया है और एंड सीन इन द इमरजेंसी फॉर, अब उसमें इमरजेंसी देखी जा रही है किस चीज की, मसल वीकनेस। उसको मसल वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो विच लेबोरेटरी वैल्यू डू यू असेस फर्स्ट? तो सबसे पहले इस इमरजेंसी कंडीशन में आप कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू जो है वो सबसे पहले असिस्ट करेंगे? तो क्या सबसे पहले सीरम पोटेशियम लेवल असिस्ट करेंगे या फिर सीरम एल्बुमिन लेवल को असिस्ट करेंगे, या सीरम सोडियम को या फिर सीरम कैल्शियम को? तो इस कंडीशन में इमरजेंसी फॉर मसल वीकनेस इफ पेशेंट टेकिंग डायरेटिक्स दैट इज फ्यूरोसेमाइड लेसिक्स, इस कंडीशन में हम सबसे पहले सीरम पोटेशियम लेवल को क्या करेंगे? असेस करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सीरम पोटेशियम। Checking serum potassium would provide critical information for guiding immediate management. तो सीरम पोटेशियम लेवल को चेक करने से क्या होगा कि ये हमें एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो देगा, ताकि हम इमीडिएट मैनेजमेंट जो है वो कर सके पेशेंट का इमरजेंसी कंडीशन में। फिर आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सो टिटनी ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कॉज ऑफ, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड पर जो टिटनी मतलब ऑपरेशन के बाद अगर टिटनी कॉज हो रही है, टिटनी ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कॉज ऑफ, क्यों कॉज हो रही है? इसका कारण क्या है टिटनी कॉज होने का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड? सो डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो क्या आपके ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज हो गया, तो क्या इसकी वजह से ऐसा हुआ? बताइए। इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड या फिर कैल्शियम लेवल हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, जिसमें आपका जो कैल्शियम लेवल है ब्लड का वो इंक्रीज हो गया, तब आपको टिटनी कॉज हुई है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। या फिर डिक्रीज्ड फोस्फोरस लेवल इन ब्लड, या फिर आपके ब्लड में फोस्फोरस लेवल का फोस्फोरस को जो लेवल है वो डिक्रीज हुआ, तब आपको टिटनी कॉज हुई है ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। और इन्वेजन बाय द बैसिलस टिटनी, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के टाइम पे बैसिलस टिटनी ने इन्वेजन कर लिया है, इन्वेजन बैसिलस टिटनी के थ्रू आपको इन्वेजन हो गया। तो इन चारों में से हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों किसके लिए? टिटनी ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव दैट इज डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अगर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के टाइम पे आपका जो कैल्शियम लेवल है बच्चों वो डिक्रीज रहेगा तो आपको टिटनी कॉज होगी। मॉनिटरिंग कैल्शियम लेवल्स पोस्ट ऑपरेटिवली इज क्रूशियल इन दिस केस, इसीलिए बोला गया है कि पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेजर करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपको टिटनी कॉज हो सकती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है टिटनी ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कॉज ऑफ डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये क्या करेगी? डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड को कॉज कर देगी। फिर आते हैं बच्चों नॉर्मल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट इज सीएसएफ प्रेशर इज। तो बोल रहे हैं यहाँ पर हमसे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जो हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए नॉर्मल सीएसएफ फ्लूइड का जो लेवल है वो कितना है? 5 to 10 mm ऑफ H2O है, 110 to 180 mm ऑफ H2O है, या 120 to 140 mm ऑफ H2O है, या 140 to 200 mm ऑफ H2O है। तो इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है नॉर्मल सीएसएफ फ्लूइड के लिए? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जिसमें 5 to 15 mm ऑफ H2O है। यहाँ पर बच्चों सॉरी 5 to 15 होगा, 5 to 10 नहीं है। तो 5 to 15 mm ऑफ H2O जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। मतलब 5 से 15 अगर आपका mm ऑफ H2O नॉर्मल सीएसएफ फ्लूइड है तो वो नॉर्मल सीएसएफ फ्लूइड प्रेशर है। दिस रेंज, अब ये जो रेंज होती है कैन वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द मेजरमेंट टेक्निक एंड इंडिविजुअल फैक्टर। अब जो इसका जो प्रेशर होता है वो स्लाइटली थोड़ा चेंज वेरी भी हो सकता है, मेजरमेंट की टेक्निक अगर आपकी सही नहीं है या फिर कोई भी इंडिविजुअल फैक्टर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। सो नॉर्मल सीएसएफ फ्लूइड प्रेशर इज 5 to 15 mm ऑफ H2O। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो द बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन मतलब बच्चों जो ट्यूमर अपने लोकल एरिया पे रहता है जो स्प्रेड नहीं होता, तो बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइपोमा बोलेंगे, एडिनोमा,
हेमेंजियोमा या फिर सार्कोमा। तो इन चारों में से कौन सा बिनाइन ट्यूमर जो है वो ब्लड वेसल का है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा जो है वो बिनाइन ट्यूमर है किसका? ब्लड वेसल का। हेमेंजियोमा आर टिपिकली नॉन कैंसरस and can vary in their impact depending on their location and size। तो बोल रहे हैं कि जो हेमेंजियोमा है वो क्या है? टिपिकली नॉन कैंसरस सेल है। ये क्या होता है कि अपने ही बिनाइन ट्यूमर्स का मेनली क्या होता है, एक फंक्शन होता है कि वो अपने ही जगह पर रहते हैं, अपने लोकल एरिया पे रहते हैं। वो क्या होता है कि आसपास की साइट्स पर स्प्रेड नहीं होते। तभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हेमेंजियोमा जो है वो टिपिकली नॉन कैंसरस है एंड कैन वेरी देयर इम्पैक्ट। अभी जो इनका जो इम्पैक्ट होता है वो वेरी होता रहता है किसके? डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, उनकी लोकेशन के डिपेंड करता है, ये उनकी लोकेशन और साइज पर जो है वो डिपेंड करता है। सो द बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड हेमेंजियोमा। नेक्स्ट है बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ अ नर्स विल टीच ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर अ पेशेंट विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पर बोल रहे हैं बच्चों कि हमारी जो नर्स है कैसे वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेशेंट को बताएगी अगर पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो। सो यूज वो बोलेगी आपको कि आप अपना डायफ्राग्राम को यूज करें ब्रीदिंग के लिए। यूज डीप इनहेलेशन ब्रीदिंग, डीप इनहेल करें ब्रीथ करने के टाइम, अपना मतलब यूज डीप इनहेलेशन ब्रीदिंग। माउथ को ओपन करें ब्रीथ करने के लिए या फिर चेस्ट ब्रीदिंग करें। तो इन चारों में से हमारी जो नर्स है वो क्या करेगी? बोलेगी कि आप डीप इनहेल करें, यूज डीप इनहेलेशन ब्रीदिंग। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये वाली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। किसके लिए? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए। सो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू द पेशेंट नीड्स प्रमोटिंग बेटर रेस्पिरेटरी हेल्थ। तो बोल रहे हैं कि जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये क्या करती है कि प्रमोट करती है बेटर रेस्पिरेटरी हेल्थ को। क्या प्रमोट करती है? बेटर रेस्पिरेटरी हेल्थ को। सो द नर्स विल टीच ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर अ पेशेंट विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस टू यूज डीप इनहेलेशन ब्रीदिंग। The most likely side effect of external radiation to the neck for cancer of larynx is। बोल रहे हैं यहाँ पर कि बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो एक्सटर्नल रेडिएशन का हमारी नेक पर क्या पड़ता है? लैरिंग्स टू द नेक फॉर लैरिंग्स कैंसर के लिए। अगर आपको लैरिंग्स का कैंसर है, आपको एक्सटर्नल रेडिएशन दिया जा रहा है, तो आपकी नेक पर उसका क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा? अब नेक में कॉन्स्टिपेशन तो हो नहीं सकता है, नहीं होगा ना। पॉइजनिंग, क्या जहर आपकी नेक में जहर बनना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। अब नेक में डायरिया भी नहीं हो सकता। तो ये तो कोई बुद्धू भी बोल देगा कि भैया कॉन्स्टिपेशन तो हो ही नहीं सकता, डायरिया भी नहीं हो सकता। अब आपको चुनना क्या? इन दोनों में से एक आंसर जो है वो चुनना है। पॉइजनिंग भी बच्चों आपको तभी होगी जब आप जो है कोई टॉक्सिक इनहेलेंट को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं या फिर जहर खाते हैं। तो यहाँ पर वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बचता है सोर थ्रोट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। द सिवियरिटी ऑफ साइड इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द रेडिएशन डोज एंड ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। तो यहाँ पर आपको अगर लेरिंग्स का कैंसर है तो आपकी नेक पे क्या होगा? सोर थ्रोट होगा। ये सबसे मोस्ट लाइकली कॉमन साइन एंड सिम्टम है एक्सटर्नल रेडिएशन का। सो द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर कैंसर ऑफ लैरिंग्स इज सोर थ्रोट। इसकी जो सिवियरिटी, जो साइड इफेक्ट की सिवियरिटी है बच्चों, वो डिपेंड होती है रेडिएशन थेरेपी की डोज पर और कितना लंबा जो है आपका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन चल रहा है उसकी डोज पर ये डिपेंड होता है। फिर अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन साइन ऑफ डॉग बाइट। बोल रहे हैं कि डॉग बाइट का मोस्ट कॉमन साइन क्या है? अब यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में बच्चों एक फोबिया क्या होता है कि आपको एक इंटेंस और इरेशनल फियर होता है। आप उसकी एक नॉर्मल डर जो होता है वो क्या होता है कि खत्म हो जाता है। फोबिया जो डर होता है वो ऐसा डर होता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज से डर, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को क्या बोलते हैं अकेले रहने से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। तो ये क्या एक पर्टिकुलर चीज है। अगर मुझे एक सिर्फ किससे डर लग रहा है कि मुझे पानी से डर लग रहा है
तो मतलब मेरा वो फोबिया है, वाटर फोबिया है जिसको हम बोल देते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोफोबिया भी उसी को बोलते हैं। तो मुझे पानी से डर लगता है, और किसी से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे पानी से जो है वो डर लगता है। मुझे पानी के पास जाने से डर लगेगा, पानी को देखने से डर लगेगा। तो ये चीजें, किसी एक चीज को बहुत तरीके से दिल से डरना, जिसको हम बोलते हैं फोबिया बोलते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिया मतलब आपको पानी से जब डर लगता हो। एंजाइटी तो आप सभी जानते हैं, चिंता। एल्गोफोबिया किसी दर्द से आपको डर लगता है, तो उसको हम एल्गोफोबिया बोल रहे हैं। एक्रोफोबिया हाइट से जिनको डर लगता है, हाइट का जिनको बहुत ज्यादा फियर होता है, उनको हम एक्रोफोबिया बोल रहे हैं। तो यहाँ पर डॉग बाइट का कॉमन साइन क्या है? तो यहाँ पर डॉग बाइट का कॉमन साइन है बच्चों एल्गोफोबिया, क्योंकि हमें पता है डॉग हमें काटेगा तो हमें दर्द होगा, कोई और हमें काटेगा तो दर्द होगा, ये चीज हमें चुभ गई तो हमें दर्द होगा, हमने इसमें गर्म चाय में हाथ डाला तो हमें दर्द होगा। तो ये क्या है, हमें डर बोल रहे हैं कि दर्द से हमें जो डर होता है उसको हम बोलते हैं एल्गोफोबिया। तो यहाँ पर कॉमन साइन है डॉग बाइट का एल्गोफोबिया, क्योंकि बंदे को पता है कि अगर कुत्ते ने उसको काट लिया होगा तो उसके बाद उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो एल्गोफोबिया इसका करेक्ट आंसर है। So if question aims to psychological impact, एल्गोफोबिया और एंजाइटी माइट बी फिट। यहाँ पर एंजाइटी भी फिट हो रहा है, लेकिन एल्गोफोबिया ज्यादा यहाँ पर फिट हो रहा है। तो अगर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर एल्गोफोबिया और एंजाइटी दोनों ही करेक्ट आंसर है, लेकिन एल्गोफोबिया इज मोस्ट सुटेबल देन एंजाइटी। चिंता थोड़ी हो रही है कि भैया हमें काट लेगा, ये काट लेगा, दर्द होगा ना, तो उसके बाद की जो चीज है वो सोच के हमें ज्यादा जो है वो फियर हो रहा है। बट डायरेक्ट साइंस ऑफ अ डॉग बाइट आर मोर फिजिकल, लेकिन जो डायरेक्ट साइंस होते हैं डॉग बाइट के वो फिजिकल होते हैं, जैसे कट लग गया, ब्लीडिंग हो गई, तो ये फिजिकल साइंस है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे एल्गोफोबिया जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर। सो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अपेंडिसाइटिस का क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऐसा हुआ। परफोरेशन, क्या परफोरेशन इसका बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है? या फिर लिवर सिरोसिस, इसमें लिवर में स्कारिंग हो जाती है, तो क्या लिवर सिरोसिस इसका कॉम्प्लिकेशन है? या फिर जॉन्डिस। तो इन चारों में से कौन सा कॉम्प्लिकेशन जो है कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो अपेंडिसाइटिस का है? तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर परफोरेशन। परफोरेशन जो है वो कॉमन साइन है किसका? कॉम्प्लिकेशन है अपेंडिसाइटिस का। ये बहुत ही कॉमन और सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है क्या? परफोरेशन वेयर द अपेंडिक्स। यहाँ पर जो आपकी अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, जो अपेंडिक्स होती है वो रप्चर हो जाती है, पोटेंशियली लीडिंग टू पेरिटोनाइटिस। रप्चर होने की वजह से वहां पर पेरिटोनाइटिस हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन ऑफ द एब्डोमिनल लाइनिंग, और वहां पर परफोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज परफोरेशन। सो द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस इज परफोरेशन। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है हमारा हेमीप्लेगिया। तो हेमीप्लेगिया मींस, हेमीप्लेगिया का मतलब क्या है, क्या बोलते हैं हेमीप्लेगिया? मैंने आपको ये बता दिया कि एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सो क्या पैरालिसिस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज आर कॉल्ड हेमीप्लेगिया? क्या आपके जो अपर या और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं उनमें पैरालिसिस हो जाएगा तो क्या इसको हम हेमीप्लेगिया बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसको हम क्वाड्रिप्लेगिया बोलते हैं। ऑप्शन बी है पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज। अगर आपको दोनों एक्सट्रीमिटीज का पैराप्लेगिया हो जाता है, आपकी दोनों एक्सट्रीमिटीज लोअर नीचे के जो पैर है उनमें मूवमेंट सेंसेशन दोनों खत्म हो गई, पैरालिसिस हो गया, तो क्या आप उसको हेमीप्लेगिया बोलेंगे? नो। पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, क्या आपकी बॉडी का एक हिस्सा इंक्लूडिंग फेस अगर वो पैरालिसिस हो गया तो क्या आप उसको हेमीप्लेगिया बोलेंगे? या पैरालिसिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, या फिर आपके हाथ जो है वो पैरालिसिस हो गया, मतलब अगर आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज पैरालिसिस होगी तो क्या आप उसको हेमीप्लेगिया बोलेंगे? तो यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जब हमारी बॉडी का एक हिस्सा इंक्लूडिंग फेशियल मसल, जब हमारी बॉडी का एक हिस्सा जो है वो पैरालाइज हो जाएगा, एक हिस्से की टोटल मूवमेंट टोटल सेंसेशन लॉस हो जाएगी, तब हम उसको बोलेंगे हेमीप्लेगिया। सो हेमीप्लेगिया मींस पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी।
हेमीप्लेगिया कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट मोबिलिटी एंड डेली फंक्शनिंग। हेमीप्लेगिया क्या करता है कि सिग्निफिकेंटली हमारे मूवमेंट्स, मोबिलिटी को अफेक्ट करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है कि हमारी डेली फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करेगा। अब एक साइड तो हमारा पूरा पैरालाइज है, कोई मूवमेंट नहीं, कोई सेंसेशन नहीं, कोई फंक्शन नहीं, तो हमें अपने डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज उनको परफॉर्म करने में भी दिक्कत आएगी। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस इज कॉल्ड, तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस को हम क्या बोलेंगे? हॉजकिन डिजीज, टेनिसमस, हैशिमोटो डिजीज या फिर हाइमेनोप्लास्टी। तो इन चारों में से बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज हैशिमोटो डिजीज। हॉजकिन डिजीज जो है वो एक टाइप की क्या है, आपकी इम्यून सिस्टम की डिजीज होती है, कैंसर होता है इम्यून सिस्टम का, मेनली पार्ट ऑफ द कैंसर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम एक पार्ट का कैंसर होता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। टेनिसमस में क्या होता है कि आपके बबल कंट्रोल्स होते हैं, आपको बहुत अर्ज होता है यूरिन पास करने का, बबल पास करने का, जबकि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर भी एम्प्टी होगा और आपका बबल भी एम्प्टी होगा तब भी। तो टेनिसमस एक ऐसी कंडीशन होती है, इसको रेक्टल टेनिसमस भी हम बोलते हैं। हाइमेनोप्लास्टी में हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल रिमूवल करते हैं किसका, वुमेन्स की हाइमन लेयर का। तो हमारे पास हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हैशिमोटो डिजीज इज अ क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस। इट इज अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून कंडीशन। ये क्या है, लिम्फेटोसाइटिक जो थायरोइडाइटिस है ये एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून कंडीशन है दैट अफेक्ट्स द थायराइड ग्लैंड। ये हमारी थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है बहुत ही सीवियरली, लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड ऑफन हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये क्या करता है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है थायराइड ग्लैंड की और इसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों क्या होता है कि जब हमारी जो थायराइड हार्मोन है वो इनफ थायराइड ग्लैंड को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तब हम उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। सो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस इज कॉल्ड हाशिमोटो डिजीज। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं बच्चों, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थाइमस ग्लैंड, जो सर्जिकल रिमूवल है किसका, थाइमस ग्लैंड का, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉजकिनेक्टमी। इसमें बोल रहे हैं कि क्या आप लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट को रिमूव कर देंगे, तो इसको तो हम नहीं बोल रहे हैं, तो ये थाइमस ग्लैंड का रिमूवल तो हुआ ही नहीं। थाइमेकोप्लास्टी आता है, फिर आता है थाइमेक्टमी और वल्वेक्टमी। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी, थाइमेक्टमी। तो थाइमेक्टमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थाइमस ग्लैंड। A thymectomy is a surgical procedure that involves the removal of the thymus gland। तो बोल रहे हैं कि थाइमेक्टमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम थाइमस ग्लैंड को रिमूव करते हैं। दिस प्रोसीजर इज समटाइम्स परफॉर्म्ड टू ट्रीट कंडीशन। ये जो प्रोसीजर होता है वो समटाइम माइस्थेनिया ग्रेविस और थाइमस जैसी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, जिसको थाइमास्कम ट्यूमर्स ऑफ द थाइमस भी बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थाइमस ग्लैंड इज थाइमेक्टोमी। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पर। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल को ब्लॉक करने के लिए हम कौन सा जो है इनमें से ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे? क्या हम स्टेंट का यूज करेंगे ब्लड वेसल को ब्लॉक करने के लिए, शंट का यूज करेंगे ब्लड वेसल को ब्लॉक करने के लिए, पेसमेकर्स का यूज करेंगे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने के लिए, या फिर ईसीजी जो कि एक इमेजिंग टेस्ट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसमें हम हार्ट की इलेक्ट्रिविटी को टेस्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ईसीजी तो डेफिनेटली हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें हो ही नहीं सकता। बचे हमारे तीन, स्टेंट, शंट और पेसमेकर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों स्टेंट। तो स्टेंट्स आर यूज्ड टू रिस्टोर ब्लड फ्लो एंड प्रिवेंट वेसल्स आर नैरोइंग। तो स्टेंट्स क्या होते हैं कि ये यूज किए जाते हैं आपके ब्लड फ्लो को रिस्टोर करने के लिए और आपकी ब्लड वेसल्स को नैरो, पतला होने से ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स को नैरो होने से प्रिवेंट ये करते हैं। सो स्टेंट इज यूज्ड टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स।
सो लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, नर्स इज केयरिंग एन एनीमिक पेशेंट। एक जो नर्स है वो एनीमिक पेशेंट की केयर कर रही है। What findings should suggest her that was acute blood loss anemia? कौन सी फाइंडिंग उसे पता करने में हेल्प करेगी कि पेशेंट को acute blood loss anemia हुआ है? Postural hypertension, ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट, रेस्ट के टाइम पे उसकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो गई है, इजी फटीग ऑन एक्सर्शन, थोड़े से काम पे उससे थकान सी हो गई, यहाँ पर डिस्निया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पोस्टुरल हाइपोटेंशन। पोस्टुरल हाइपोटेंशन की हेल्प से पेशेंट को पता लगेगा अनीमिक पेशेंट में कि पेशेंट को अक्यूट ब्लड लॉस है, एनीमिया हुआ है। कैसे? Recognizing postural hypotension can help nurse to identify acute blood loss anemia and prompt timely intervention to stabilize the patient. Postural hypotension अगर उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है एनीमिक पेशेंट में तो उसे पता लग जाएगा कि पेशेंट को acute blood loss anemia है और वो प्रॉम्प्टली और जल्दी जल्दी क्या करेगी, ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन जो है वो पेशेंट के लिए ले सकेगी उसको ट्रीट करने के लिए। So these are the questions of MSN which are very helpful to you for your CNET entrance exam. तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी अनइम्पॉर्टेंट ना समझे, बहुत ही छाट के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लेके आए आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीनेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, हार्ड वर्क से तैयारी कीजिए, डेडिकेशन से तैयारी कीजिए। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये करना ही करना है, ताकि आप जो है अपने भविष्य को भी सिक्योर कर सके और हमारे देश के भविष्य को भी सिक्योर कर सके। आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर होने के नाते क्या है कि आपका फर्ज है कि आपको यहाँ पर जितने भी दुखी लोग हैं, जितने रोगी लोग हैं, जितने इल लोग हैं, उनको ट्रीट करना है विद प्रॉपर केयर एंड प्रॉपर सपोर्ट। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो नई वीडियो में भी हम नए क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।